हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1। हमने आपसे पिछले वीडियो लेक्चर में नीट 31 इयर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे उनको मैंने सॉल्व कराया। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज पार्टिकल है, वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसका पाथ कैसा होगा, उसके द्वारा डिस्प्लेस जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे और सारी चीज़ें, एक्सेलरेशन क्या होगा, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र, हमने आपसे बताया था कि जहां पे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, ठीक है, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाएगा। आवेशित कण, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि गति, मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है, तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लासेस लगी हैं, कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, तो आप ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हैं और नेगेटिव टर्मिनल में टर्मिनेट होती हैं। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। अब मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसमें फोर्स किधर लगेगा? तो देखिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन होगा और माइनस और प्लस में क्या होगा? अट्रैक्शन, यानी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसमें फोर्स कहाँ लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो वो अपोजिट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो एक बात तो हम समझ गए हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। वो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। अब जब किसी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इनिशियली वो रेस्ट पर है, कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि इनिशियली वो रेस्ट पर था, लेकिन जैसे ही हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होगा कि उस पर कोई फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें। लेट अ चार्ज पार्टिकल, लेट अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिया जिसका मास हमने क्या मान लिया? m, एंड चार्ज क्या है उस पर? एंड चार्ज q, एंड चार्ज क्या मान लिया हमने उस पर? q। बी प्लेस्ड मतलब रखा हुआ है, ठीक है। लेट अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, हमने m मास का कोई चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लिया और जिस पर चार्ज हमने कितना मान लिया? q मान लिया, और उसको प्लेस्ड कर दिया, रख दिया। कहाँ रख दिया? इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और E, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? E है, ठीक है। देन फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज Q इज, फिर से मेरी बात सुने, हम हिंदी में भी बोल दे रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास हमने क्या कंसीडर किया है? m, ठीक है बच्चों। उस पर चार्ज कितना है? Q। उसको कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जहां मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर बिंदु पर एक समान होगी, यहाँ 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 हर जगह सेम होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। Then the force due to this electric field at charge Q, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस आवेश पर कितना फोर्स लगेगा? बहुत अच्छे, F इक्वल टू Q इंटू E,
क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर हम इसके वेक्टर एनालिसिस करें तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई ये होगा। अच्छा, जब इस पर मास है और इसको फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी होगा, एंड द एक्सेलरेशन विल बी क्या हो जाएगा, A इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या होगा, F अपॉन m होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन m, F अपॉन m, देन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE बाई m। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पॉज करके इसको नोट करिए, फिर आगे की बात मैं आपसे करता हूँ। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने? क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? जो लोग इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हो, हिंदी एक बार मैंने फिर पढ़ दे रहा हूँ, सुन लें। हमने एक आवेश माना है m द्रव्यमान का, जिस पर आवेश q है, ठीक है, उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जिसके कारण उस चार्ज पर जो बल लग रहा है वो q इंटू ई लग रहा है, जिसके कारण उस पर उत्पन्न जो नियत त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा, QE बाई m हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, कुछ आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो हम पहली बात करेंगे तो वेलोसिटी, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल रखा गया है उसकी वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने गति के पहले समीकरण की बात की है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें वेलोसिटी चाहिए, इनिशियली वो रेस्ट पर था, क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट था, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो v इक्वल टू 80, बट a इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, QE बाई m। ठीक है, मैग्नीट्यूड रखना हमें, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू QE बाई m इंटू t। दिस इज द what, this one is the velocity of a charged particle placed in इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी बच्चों, v इक्वल टू QE बाई m। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा आएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन अ टाइम t सेकंड में इसकी वेलोसिटी आई, तो t सेकंड में इसका डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल करेगा, ये देख लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज पार्टिकल इन टाइम क्या हो जाएगा, t। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज पार्टिकल s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, इनिशियली रेस्ट पे था तो u 0 था, क्योंकि u इक्वल टू 0 तो s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो s इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू आपको पता है QE बाई m इंटू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर, अगर चलिए क्वेश्चन छोड़ दीजिए इसको, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ टाइम t, s इक्वल टू हाफ QE बाई m इंटू t स्क्वायर। अब हम बात करें कि जब वो चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर था और फिर हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा, यानी जीरो वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी पाएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो फिर मैं क्या करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल निकाल सकता हूं। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ पा रहे हैं आप, मैं बोल भी दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी गेन बाय चार्ज पार्टिकल, ये भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो आइए चलिए देखिए, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा बताइए। आपने पढ़ा है k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, k इक्वल टू हाफ v की वैल्यू क्या पढ़ा था अभी,
याद करिए v की वैल्यू क्या आई थी 80, यानी कि QE/m, ठीक है, इंटू क्या पड़ा था t, और ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। देखिए v की वैल्यू अभी कुछ सेकंड पहले आपने लिखा था QE/m इंटू t, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, v की वैल्यू रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्या आएगी, हाफ, ध्यान दीजिए, m इंटू Q² E² T²/m², एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, तो k इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, हाफ Q² E² T²/m। तो दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अभी मैंने जितने समय में आपको पढ़ाया इसमें तीन बातें आपको बताई। कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। पहले कहा कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाएगा तो उसमें फोर्स लगेगा, ये हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, पिछले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास में है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि बाबू मैं बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, ये कुछ भी पढ़ना फिजिक्स केमिस्ट्री में एक चेन है, एक कड़ी है। अगर आप एक भी लेक्चर छोड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हमने पढ़ा था कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उससे फोर्स लगेगा Q इंटू E का। अब ध्यान दें यहाँ पे, तो ये कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर मैंने कहा कि तीन बातें हम सोचेंगे इसके लिए कि इसमें फोर्स कितना लगेगा, तो Q इंटू E लगेगा। चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स लगना ही लगना। दूसरा मैंने कहा कि ये अगर उस पर फोर्स लगेगा और जो इनिशियली वो रेस्ट पे है तो मूव भी करेगा, ठीक है, और जब मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, F इक्वल टू m इंटू a इक्वल टू F/m से फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने कहा कि जो एक्सेलरेशन आएगा उस एक्सेलरेशन के थ्रू उसमें पता करें तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है। भाई वेलोसिटी क्या हो गई, पहले तो रेस्ट पे था तो वेलोसिटी निकाला v इक्वल टू u प्लस at, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। उसके बाद से हमने कहा कि अगर वेलोसिटी पता चल गई तो पता करते हैं कि t टाइम में, ठीक है, t टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जितने टाइम में उसने वेलोसिटी गेन की हुई है उतने टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगा के अभी फाइंड आउट किया आपने देखा। फिर अगर वो वेलोसिटी गेन कर रहा है, जीरो वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक पहुंच रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही होगी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी उसने प्राप्त कर ली, कितनी काइनेटिक एनर्जी उसने गेन कर ली, ठीक है, इनिशियली तो रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ Q² E² T²/m। तो ये तीन चार बातें जो मैंने आपको बताई ये उस टॉपिक से रिलेटेड है जो मैंने आपको लिखा था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब याद रखिए, जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में इंटर करेगा, ठीक है, तो उसका पाथ कैसा होगा, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको पॉज करके नोट करिए, फिर हम आपको नेक्स्ट हेडिंग बताते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग क्या है। चलिए बच्चों, अब मेरा जो दूसरा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, ट्रैजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, उसका प्रक्षेप्य क्या होगा, वो किस तरह से गति करेगा, अभी हम देखेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम दो प्लेट लगाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुने, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, ये एक प्लेट हो गया जिस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये दूसरी प्लेट है जिस पर हमने निगेटिव चार्ज दे दिया। अब ध्यान से देखें बच्चों, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो पॉजिटिव टू निगेटिव जाएंगी, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगी, निगेटिव पे टर्मिनेट होंगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी, प्लस से माइनस की। क्या आप समझ पा रहे हैं? हमने क्या किया, दो प्लेट ले लिया, पॉजिटिव और निगेटिव, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने कहा वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो प्लस से कहाँ हो जाएगी बच्चों, माइनस की। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुने, कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ध्यान दीजिए, ये हो गया मेरा x डायरेक्शन और ये हो गया y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ध्यान से,
वाई डायरेक्शन में ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, ये मैं वो कर दूं, ये वाई कर दूं, तो वाई डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट माइनस डायरेक्शन में नीचे की ओर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, और जो हमारा चार्ज है वो ओ एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली इंटर करेगा। चार्ज अगर इंटर करेगा तो परपेंडिकुलर जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, फिर से समझाता हूँ। दो चार्ज प्लेट है, ठीक है, इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई चार्ज पार्टिकल है ई, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इसमें परपेंडिकुलर इंटर करता है। अच्छा बच्चों, जब ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का कोई फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। लेकिन जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो ध्यान दीजिए, ये माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा उसमें फोर्स लगना शुरू होगा। वो फोर्स क्या करेगा? उसको इस तरह के पाथ पर मूव कराएगा। और ये पाथ कौन सा पाथ होगा बच्चों? ये जो पाथ होगा, ये कौन सा पाथ होगा बताइए? ये प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, प्रक्षेप्य का पथ होगा। फिगर थोड़ा ऐसे ही बनाइए, थोड़ा सा इधर, ठीक है, ठीक। ये पाथ कैसा होगा? प्रक्षेप्य की तरह होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। तो इस प्रकार हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण क्या करता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो उसका पाथ कैसा होता है, उसका पथ कैसा होता है? प्रक्षेप्य होता है, प्रोजेक्टाइल की तरह होता है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया कि आवेशित कण अगर वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा, आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होगा? प्रक्षेप परवलयाकार होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्टाइल हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए तो पहले कुछ बातें समझते हैं। देखिए बच्चों, आप एक तो एकेडमिक के लिए भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप एकेडमिक पहले रेफरेंस पे होंगे। तो जब एकेडमिक में क्वेश्चन आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होता है, तो आप फिगर बनाने के बाद उस पर इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपने क्या बनाया। तो आप पहले लिखेंगे कि हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाया, ठीक है, जो दो प्लेटों के बीच दर्शाई गई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई। अब ध्यान दें, और हम क्या कहेंगे कि कोई आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, जो इस वैद्युत क्षेत्र में v वेग से लंबवत प्रवेश कर रहा है। ठीक है ना, ये वेलोसिटी इसकी v मान लीजिए कि v वेग से इसमें क्या कर रहा है? वो इंटर कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन x एक्सिस के अलोंग v वेलोसिटी से क्या करेगा? इसमें इंटर करेगा, तो क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, जैसे ही वो यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ लगता है? देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता। लेकिन बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका पाथ ऐसा है, अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो ये पाथ कहाँ आ जाता? नीचे आ जाता। समझ रहे बात को आप? अगर वो निगेटिव है तो पाथ अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, अगर यही चीज निगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो ये कहाँ आ जाता? नीचे की तरफ आ जाता। ठीक है, तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और जब ऊपर की तरफ लगेगा तो धीरे धीरे ये कर्व पाथ पर होते हुए आगे बढ़ जाएगा, और दिस पाथ इज नोन एज व्हाट? बताइए, दिस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल पाथ। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? इसमें परपेंडिकुलर इंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर ही इंटर करेगा, तो इस पर सबसे पहले क्या होगा? फोर्स लगेगा, और वो फोर्स लगेगा वाई डायरेक्शन में। तो क्या कहेंगे? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, इन वाई एक्सिस। ठीक है, या वाई डायरेक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो फोर्स कितना हो जाएगा? F इक्वल टू E इंटू ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप कह रहे होंगे बच्चों कि आपने सर QE क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उस पर चार्ज क्या है? E है, तो F इक्वल टू क्या लिख लिया? E इंटू ई। अभी कुछ देर पहले हमने यही पढ़ा भी तो है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उसको फोर्स कितना लगता है? E इंटू ई। अच्छा, और वो मूव भी कर रहा है तो उस पर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। लिखेंगे देन द एक्सेलरेशन
of discharge particle will be क्या हो जाएगा, A इक्वल टू F अपॉन M, देन A इक्वल टू E इंटू E अपॉन M। इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इंटर करेगा तो इसकी इनिशियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश किया तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर था, और जैसे इसमें अंदर एंटर किया तो इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हुई, और वो कितना हो गया F अपॉन M। चेंज इन वेलोसिटी क्यों हुई, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है तो वो उसको क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन हो गया F अपॉन M, और A की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू E अपॉन M। F की वैल्यू कहाँ से मिली है, E इंटू E, यहाँ से हमने पुट कर लिया। ये बातें आपको समझ में आ गई बच्चों, तो यहाँ तक हमने निकाल लिया कि एक्सेलरेशन क्या होगा। अब तो देखिए A इक्वल टू E बाई M आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये चार्ज पार्टिकल किस एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहा है। अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहा है तो वाई एक्सिस में तो इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियली वो एक्स एक्सिस के अलाउंग जा रहा है, और फोर्स किस एक्सिस के अलाउंग लग रहा है, वाई एक्सिस के अलाउंग। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश उस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइए, इस कंडीशन में हो जाएगा देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर इज नो फोर्स on charge particle in x axis, ठीक है, there is no force on charge particle in x axis, therefore क्या कह सकते हैं, therefore ठीक है, the distance traveled by charge particle in x direction at time t क्या हो जाएगा। अब जानते हैं कि जो आपका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस का, वो क्या हो जाएगा बताइए, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो v इंटू क्या हो जाएगा t, यहाँ से t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x अपॉन v। चेक कर लीजिए, t इक्वल टू एक्स अपॉन v, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड, प्लीज पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। अब आइए बच्चों, इसके बाद की बात करते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, पूरा मिटा दे रहा हूँ, बस आपको फिगर छोड़ रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये तो बात हो गई कि एक्स एक्सिस में, मैंने अभी शुरुआत में कहा कि ये जो चार्ज पार्टिकल, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। जब एक्स एक्सिस में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो एक्स एक्सिस में होगी। वाई एक्सिस में उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो अगर हम कहें कि वाई एक्सिस में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो मैं क्या कह सकता हूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा भाई, the distance traveled in the y direction या y axis by charge particle in time t will be क्या होगा बताइए, the distance traveled जो तय किया गया है, ठीक है, या ऐसे लिखे, the distance traveled in a y direction by charge particle in time t क्या होगा, इस क्या है, y इक्वल टू u y t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जीरो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का काम यहाँ पे ए कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो y इक्वल टू, चूंकि u y की वैल्यू जीरो होगी तो क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो y इक्वल टू हाफ ए की वैल्यू तो आपको पहले से पता है, इक्वेशन नंबर सेकंड से, e इंटू ई बाई एम, और t की वैल्यू क्या आपकी आई थी बताइए,
एक्स अपॉन वी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जो टी की वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर 3 से वो एक्स अपॉन वी आई थी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट विल बी गेट, जल्दी बताइए। इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा y इक्वल टू हाफ ई बाई एम एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा y का। अब इस इक्वेशन पे कुछ बात करनी है हम आपसे। जब आप क्लास 11th की फिजिक्स पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है, तो आपने देखा होगा पैराबोला का एक इक्वेशन है कि y इक्वल टू, देखिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी हमने कांस्टेंट कर रखा है। तो y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? cx स्क्वायर। और जब हमें y का एक पावर मिले और x का 2 पावर मिले, तो वो जो पाथ होगा उस चार्ज पार्टिकल का, वो जो पाथ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है, तो ये पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है, परवलय को ही निरूपित करता है। तो इस प्रकार मैं क्या कह सकता हूँ, इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि यहाँ पे y की जो पावर है वो 1 है और x की जो पावर है वो 2 है, जो क्या बताता है कि इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। तो हम इसको अगर बनाए इक्वेशन नंबर 4 और इसको बनाए इक्वेशन नंबर 5, चूंकि इक्वेशन नंबर 5, तो हम लिख सकते हैं देन द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी, क्या होगा? विल बी पैराबोलिक। ठीक है, कैसा होगा वो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि y की एक घात है और x की कितनी घात है? 2 घात है। ठीक है, प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद की बात कर। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। हमने क्या पाया? इक्वेशन y इक्वल टू, ध्यान से समझिए, हमने जो इक्वेशन प्रूव आउट किया है वो इक्वेशन क्या था? q e x स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने फाइंड किया है। ठीक है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए कि क्या यही इक्वेशन था। अगर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल यही इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया है। किसका फाइंड आउट किया है? इस चार्ज पार्टिकल का y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस ट्रेवल है टाइम t में, उस इक्वेशन को हमने फाइंड किया है y इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर हम क्या करें, हम ये मान लें, ध्यान से समझिए, हम ये कंसिडर कर लें कि द लेंथ ऑफ प्लेट इज l। प्लेट की जो लंबाई थी वो कितनी थी? l है। ठीक है ना, हमने क्या कंसिडर कर लिया कि जो प्लेट है वो क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की चौड़ाई है वो कितनी हमने मान ली? l मान ली। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की चौड़ाई को l मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इफ द विड्थ ऑफ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें, विड्थ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज l, या हम ऐसे कह सकते हैं लेंथ ऑफ प्लेट इज l। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत मान लीजिएगा द विड्थ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं मान रहा हूँ, इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, इज l, या लेंथ ऑफ प्लेट इज l, आप इसे मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा? सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? l। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? e स्मॉल e, चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ x है वहाँ l स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ y। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अगर मैं यहीं से काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, क्योंकि आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो मैं अगर 2k का मल्टीप्लाई कर दूँ 2 में k का, तो क्या हो जाएगा? 2k बराबर mv स्क्वायर। कहीं पे हमें mv स्क्वायर दिख रहा है बच्चों? बिल्कुल। तो क्या हम इसकी जगह k रखेंगे कि 2k रखेंगे? 2k रखेंगे। mv स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं? 2k। सो y इक्वल टू, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा? e l स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 4k। 2 का मल्टीप्लाई पहले से है तो 2 और 2k आएगा तो क्या हो जाएगा? 4k। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, देखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रखा होगा
और आप फिर वहां से एल या वाई पूछेगा तो अब इस फार्मूले के थ्रू से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। जब ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड से बाहर निकल रहा है तो मान लेते हैं कि वो फील्ड से बाहर ऐसे निकला, कुछ यूं निकला, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा सा मिटा सकता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए। हो चुका है नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं नोट कर रहे हो तो। वैसे कॉपी और पेन और पेपर लेके बैठिए, ठीक है। कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले, नोट्स बनाते जाइए। चलिए ये मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल जब यूं बाहर निकलेगा तो कुछ यूं निकलेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक बाहर यहाँ पे जब स्केप कर रहा है इसको, तो मैं इसको एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी उसकी कितनी कंसीडर किए थे, v किए थे। वाई एक्सिस में कितना माने थे, वी वाई माने थे। यहाँ पे वी एक्स कर लें, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे जो इसके जो बाहर जाने की वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। तो यहाँ से वो किस वेलोसिटी से बाहर गया, अगर हम ये फाइंड करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ तो समझे यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर छोड़ करके बाहर निकल रहा है, कौन, ये इलेक्ट्रॉन। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया, फोर्स लगा, उसका पाथ चेंज हुआ, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा है तो किस वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रहा है, यही हमें फाइंड करना है। तो मैं लिख सकता हूँ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ स्केप, ठीक है। जो जब स्किप कर रहा है, पलायन कर रहा है, वो क्या होगा, इज गिवन बाय ध्यान दीजिए v इक्वल टू रूट का vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया, मुझे लगता है सबको समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये हमारा v हो गया, ये हमारा vx हो गया, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर vy हो गया। तो आपको मालूम है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। तो इस बेसिस पर v इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, बट vx इक्वल टू v हमने कंसीडर कर रखा है क्योंकि x एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एंड vy एक्सिस में हमने पढ़ा है कि y एक्सिस में क्या है, एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन क्या है बताइए, a है। और y एक्सिस में अगर एक्सेलरेशन a है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। vy की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ay इनटू t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैन v इक्वल टू रूट का v स्क्वायर प्लस ay इंटू टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए vy की जगह हमने क्या लिखा, ay इंटू टी। अच्छा बच्चों, ay की जगह क्या पता आपको, इसको पहले यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और इजी हो जाएगा, बार बार वहाँ आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो vy इक्वल टू ay की जगह क्या था, e इंटू ई बाई एम, ठीक है, इंटू टी। अच्छा t भी सॉल्व कर लीजिए, तो e इंटू ई बाई एम इंटू टी क्या था, l अपॉन जल्दी बताइए, v था, l अपॉन क्या था, v था। x अपॉन v लिखे थे, लेकिन अब हम डिस्टेंस क्या मान चुके हैं, l मान चुके हैं, l अपॉन v। दैन क्या हो जाएगा बच्चों, तब क्या होगा बताइए फटाक से, v इक्वल टू रूट vx की जगह तो हम v स्क्वायर लिखेंगे, और vy की जगह क्या लिखेंगे, थोड़ा जल्दी बताइए, e इंटू ई एल अपॉन एम वी, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम चाहें इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, उस चार्ज पार्टिकल जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकल रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी करिए, ठीक है। अच्छा हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब वो बाहर निकल रहा है तो किस एंगल पर निकल रहा है, डायरेक्शन क्या है उसका, ठीक है। तो अब हम जो अगला पॉइंट निकालने जा रहे हैं वो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इन विच the direction of the particle in which it leaves, क्या हो जाएगा, the uniform electric
field. The uniform electric field is given by, ध्यान दीजिए, the direction of the particle, the direction of the charge particle भी लिख सकते हैं आप, particle लिखिए, in which it leaves the uniform electric field. ये जब इसको छोड़ रहा है तो मान लीजिए कि थीटा एंगल पे छोड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा. तो यहां से मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा को क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, वी एक्स. ठीक है बच्चों, हम जाते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार. लंब क्या हो जाएगा बताइए, अगर ये थीटा है तो लंब क्या हो जाएगा, वी वाई, और आधार क्या हो जाएगा, वी एक्स. तो परपेंडिकुलर अपॉन एक्स, वी वाई क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए. वी वाई की वैल्यू क्या थी, जल्दी बताइए. अभी आपने लिखा था भाई ए वाई इंटू टी, और वी एक्स की जगह क्या था, सिर्फ वी था. तो tan थीटा इक्वल टू क्या था बताइए, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी ए इंटू ई बाई एम इंटू एल अपॉन वी हो जाएगा. तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ई इंटू ई बाई एल अपॉन एम वी स्क्वायर. इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ई एल अपॉन एम वी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी तक बताया कि जब आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो वो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा. तो आपने कहा परपेंडिकुलर अगर एंटर करेगा तो उसका पथ कैसा होगा बच्चों, परवलयाकार होगा. दूसरी बात मैंने आपको बताई कि वो कैसे प्रूफ किया जाएगा. तो वो मैंने एक इक्वेशन से प्रूफ किया, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर. जब y का एक पावर है, x का 2 पावर है, तो ये बताता है कि जो पाथ है वो किस पाथ पे मूव, जो पार्टिकल है वो किस पाथ पे मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल पाथ पर मूव कर रहा है. अगली बात हमने देखी कि अगर मैं प्लेट की लेंथ l मान लूँ तो उस कंडीशन में उसके द्वारा जो y आएगा वो क्या आएगा, उसकी वेलोसिटी क्या आएगी जब वो उस प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के बाहर जाएगा, और किस एंगल पे बाहर जाएगा वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए. चलिए ठीक है बच्चों, अब हमारा जो नया टॉपिक आएगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा. अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जानें. इसको पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है. जी हाँ, आपने एरिया पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आज हम इस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में पढ़ेंगे. फिर इसके बाद से हमें पढ़ना होगा एरिया वेक्टर के बाद से प्लेन एंगल, बहुत अच्छे से हमें पता है. फिर हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल. फिर उसके बाद से हम फोर्थ पॉइंट पे आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, तो आज एरिया वेक्टर, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं करेंगे. मैंने बस इसलिए इसको राइट डाउन किया है ताकि आप अगले वीडियो लेक्चर को जब देखें तो अपने बुक से इसको पढ़ के आए, ताकि आपको बहुत इजी वे में समझ में आए. इसको पढ़ लीजिए तो और आसान हो जाएगा. आज मैंने जितना पढ़ा है उसको राइट डाउन करिए, नोट्स बना लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए. ठीक है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. और आप देख रहे हैं तो आप भी इसको अच्छे से देखिए और इसको प्रॉपर वे में देखते रहिए. और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.